नमस्कार, डीडी न्यूज यूपी में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर उपस्थित हूं मैं रामेंद्र सिंह। कोरोना काल में जब पूरी दुनिया बीमारी से जूझ रही थी, तब भारत सरकार आत्मनिर्भर योजना बनाने का काम कर रही थी। उसका प्रभाव भी हमें देखने को मिला, जब बड़ी संख्या में लोगों को भोजन, चिकित्सा, पेंशन और गांव में गरीबों को उज्ज्वला गैस की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई गई। सरकार ने जो ढांचा बनाया था, उसका फायदा विपरीत परिस्थिति में देखने को मिला। सरकार इससे एक कदम आगे बढ़कर कृषि, किसान, उद्योग को खड़ा करने का जो लक्ष्य बना रही है, उस पर भी उसने काम शुरू किया। कृषि क्षेत्र में और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग समेत स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसका फायदा अब देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इस चर्चा में दो वरिष्ठ मेहमान हैं। एक तो अजय प्रकाश जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र विभाग से, और रामशरण वर्मा जी हैं, प्रगतिशील किसान हैं और इनको जो है पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ, पद्मश्री विजेता है कृषि में जी। बाराबंकी के बड़े अच्छे किसान हैं। जो किसान अभी इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनकी समझ में आएगा कि किस तरीके से रामशरण जी ने ये पूरा बनाया और बाकी के किसान भी उससे प्रेरित हो रहे हैं। हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। एक प्रगतिशील किसान है जो कम लागत पर खेती कर रहे हैं, रायबरेली के हैं ये, महाराजगंज तहसील के। उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद चर्चा में वापस आते हैं। उत्पादक संगठनों के साथ एक नए कार्यक्रम का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषि और किसान को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनकी सरकार ये प्रयास कर रही है कि कृषि पर लागत कम हो, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके। कुछ किसान भी इस दिशा में काम कर रहे हैं और दूसरों को रास्ता भी दिखा रहे हैं। जनपद रायबरेली के तहसील महाराजगंज गांव राजामऊ के रहने वाले सत्य प्रकाश मिश्रा प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। पद्मश्री सुभाष पालेकर से प्रेरणा लेकर इन्होंने 40 बीघे में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की। इनकी खेती में उर्वरक का इस्तेमाल नहीं किया जाता और न ही हाइब्रिड बीजों का इस्तेमाल किया जाता है। देसी गाय के गौमूत्र और गोबर से इन खेतों में खाद दी जाती है और पारंपरिक बीजों से फसल तैयार की जाती है। अपने ही रिसोर्सेज से, देसी गाय के गोबर से, देसी गाय के गौमूत्र से और फसल वेस्ट की मल्चिंग से अपने जो भूमि के खाद्य पदार्थों को पूरा करें। बीज हम अपना बोएं, देसी बीजों की खेती करें, जिससे हमारी लागत शून्य लेवल तक कम हो जाए। जो कुछ थोड़ी बहुत लागत हमारी आती भी है, उसको हम अपनी फसलों में इंटर क्रॉपिंग से निकालते हैं। कई पारंपरिक बीजों को प्राप्त करने के लिए ये छत्तीसगढ़, उड़ीसा और नेपाल के आदिवासियों के पास भी गए, जहां से वे बीज लाकर ये खेती कर रहे हैं। खेत ऐसे हैं कि देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। आधुनिक तकनीक के ट्रैक्टर और मशीनों से ये खेती करते हैं, लेकिन इसमें रासायनिक उर्वरक या पेस्टिसाइड्स का कोई उपयोग नहीं किया जाता। इनका खाद्यान्न इनके दरवाजे से ही दोगुने दाम पर बिक जाता है। जिस तरह लोग फैमिली डॉक्टर, फैमिली दुकानदार रखते हैं, उसी तरह इन्होंने। हम धन्यवाद देते हैं उन आदिवासियों को जिनको हम पिछड़ा और दलित मानते हैं। आज भी उन्होंने उन देसी बीजों को बचा के संरक्षित करके रखा हुआ है। इन देसी बीजों को पाने के लिए हम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स एरियाज में यहाँ हम जाते हैं और जाके वहाँ से बीज कलेक्ट करके ला रहे हैं। सब मिलाकर के आज की तारीख में मेरे पास करीब 45 देसी प्रजातियों का संरक्षण है, जो मैंने विभिन्न अंचलों से जाके ढूंढ के किसानों से ले करके उसको ला के अपने पास कलेक्ट किया है। बीज प्रमाणीकरण विभाग से आई क्वालिटी मैनेजर ने इनके खेतों को देखा और जांच की। इन खेतों में उर्वरक नहीं डाला जाता और प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। इसका प्रमाण पत्र भी इन्हें विभाग द्वारा प्राप्त हुआ है। कृषि विभाग के उप निदेशक हरनाम सिंह ने बताया कि इन्होंने कृषि का एक नया तरीका अपनाया है, जिससे लागत कम हुई है और लाभ बढ़ा है। कई किसान इनसे प्रेरित होकर इस तरह की खेती कर रहे हैं।
किसान बहुत समय से जैविक खेती करते होते हैं, 10 साल 15 साल से, लेकिन उनके पास कोई डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा प्रूफ नहीं होता है जिससे वो सिद्ध कर पाए कि हम जैविक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन या जैविक प्रमाणीकरण कराने से उनका पूरा दस्तावेजों का सत्यापन होता है और मार्केट में कहीं भी एक्सपोर्ट लेवल तक वो अपनी इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि नहीं, हमने प्रक्रिया को फॉलो किया है और प्रक्रिया को फॉलो करने के बाद जो हमारा उत्पाद आया है वो जैविक प्रमाणीकरण से उत्पाद मिला हुआ है। तो गौशालाओं पे भी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा अभियान चला करके जो है वहाँ जीवामृत, घन जीवामृत जो प्राकृतिक खेती के रूप में होता है, इसको बनवाए हैं हम लोग जो है। और उसमें वहाँ पे किसानों को हम लोग जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे गौशाला से जुड़े हुए किसान हैं। बिल्कुल, जो हमारी देसी प्रजातियाँ जो कही गई थी, देसी प्रजातियाँ को निकाला जाए और उसको किया जाए, या यही प्रजातियाँ जो कुछ समय के बाद जो है जिस विधा से लोग खेती कर रहे हैं आगे चल करके ये खुद ही उसी रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। पूरी भारतीय कृषि बदलाव के दौर से गुजर रही है। कृषि वैज्ञानिक और किसान अपनी उपज की लागत कम करने के लिए काम कर रहे हैं। जाहिर है यही संदेश सरकार का भी है कि किसानों की लागत बढ़े और उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। रामजी वाजपेयी के साथ रामेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। आत्मनिर्भर भारत योजना में जिन क्षेत्रों को छुआ गया है, कृषि के जिन क्षेत्रों को छुआ गया है, उसमें कृषि तो है ही, दुग्ध व्यवसाय, पशुपालन, मछली पालन, फूड प्रोसेसिंग, इन सारे विषयों पर जोर दिया गया है कि जहां से किसान को बेहतर फायदा मिल सके। अजय जी, आत्मनिर्भर भारत जो योजना सरकार चला रही है, उसका लंबे समय में देखा जाए तो ग्रामीण भारत पर क्या प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपको? देखिए, ये जो महामारी की वजह से जिस प्रकार की हमको इस वक्त एक चैलेंज को फेस करना पड़ा है जी, उसमें हमारे पास ये आत्मनिर्भर भारत जो अपने आप में हमने इसका सृजन किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सृजन किया है वो एक बहुत ही अहम समय पर किया है। और उन्होंने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर बनना है। नंबर 2, वो ये भी कहते हैं बजाय इसको हम एक तरह की महामारी लें, परेशानी लें, हमको इसको एक इस प्रकार लेना जैसे इसमें एक चेतना है। तो हम चेतना के स्वरूप में अगर इसको देखें तो उससे ही हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास ग्राम स्वराज का जो सपना था वो गांधी जी का था, और वो ये कहते थे कि हम अपने हर एक ग्राम को इतना सुदृढ़ बना दें जिससे कि वो ग्राम अपने आप में अपना पूरा परिपक्व हो और अपने संपूर्ण जरूरतों को पूरा कर सके। तो आत्मनिर्भर भारत कुछ एक उसी के ऊपर जोर देता है। जब हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो भारत प्रायतः एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। यहाँ के ऊपर हम निरंतर एग्रीकल्चर की ही बात करते हैं। हमारे ज्यादातर लोग जिस वक्त ये महामारी हुई तो अपने गांव में लौट करके भी गए। इसी उसमें फसल कटाई का भी समय चल रहा था। जी। तो आत्मनिर्भर भारत को जिस तरीके से बनाया गया उसमें हमने मार्केटिंग के लिए, हमने प्रोडक्शन के लिए, हमने मत्स्य पालन के लिए, हमने एनिमल हस्बेंड्री के लिए, हमने मार्केटिंग के लिए, सारी चीजों का उसके अंदर एक एप्रोप्रिएशन किया। तो ये जो चैलेंज है, इस चैलेंज को आत्मनिर्भर भारत को हम ग्राम तक लेकर के गए, और इसलिए एग्रीकल्चर जो है वो इसमें मुख्यतः प्रायः एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। लंबे समय में इसका एडवांटेज गांव को मिलेगा। बिल्कुल। कृषि को मजबूत करने की बात रामचरण जी इस पूरे जो योजना बनाई गई उसमें की गई है। जी। तो जो उठाए गए कदम हैं, किसानों के लिहाज से कैसे देखते हो आप? नहीं, किसानों के लिहाज से हम बहुत ही लाभकारी देखते हैं। जैसे अभी लोकसभा में कृषि बिल पास हुआ, 3 कृषि बिल पास हुए, एक बाजार का है, एक कॉन्ट्रैक्ट खेती है, एक भंडारण का है। तो जो मार्केट का है, पहले हम अपना माल मंडी में बेचते थे, कुछ व्यापारियों के हाथ में बेचते थे, और अब जो बाजार हो गया, ये सरकार ने खोला है कि बाजार हमारा पूरा देश है, जहाँ भी हमको अच्छा मिलेगा वहाँ हम ले जाएंगे। हमारे सब हाथ खुल गए। जैसे अभी हम तमिलनाडु है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ऐसे हमारा आलू जो यूपी में काफी आलू होता है, ये सब्जी फल में बहुत बड़ा इसका लाभ मिलेगा आगे किसानों को। हाँ, और इसमें 15% हमारे जो फल सब्जी खराब नहीं होंगे, क्योंकि अब व्यापारी हमारे सीधे खेत से जाएंगे। अब कोई भी व्यापार इसमें कर सकता है। बिल्कुल। तो जो बहुत सारे व्यापारी आएंगे तो उसमें ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगी। जहाँ ज्यादा कंपटीशन होती है वहाँ मार्जिन बहुत कम रहता है। ये मार्जिन मतलब सीधे किसान को मिलेगा, किसान को मिलेगा और खाने वालों को मिलेगा, जो हमारा उपभोक्ता है।
तो ये बहुत ही बड़ा कदम है। आप देखिएगा 2-3 साल में इसके बहुत बड़े रिस्पांस आएंगे कि जो हमारी रामचरण जी, आप तो अच्छे किसान हो और जी। आपका 1 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हाँ। रामचरण जी का खुद का है। हाँ, और जी, रामचरण जी से प्रेरित होकर इनके बगल का जो गांव है उसका टर्नओवर 4 से 5 करोड़ रुपए हाँ, का 4 है, से इसलिए 5 कि वहाँ किसान इनको देख करके खेती कर रहे जी, हैं। जी, तो जी। विरोध क्यों हो रहा था, एक सवाल बनता है, इसलिए हम पूछते हुए चलते हैं फिर नहीं, आगे। विरोध सर इसलिए हो रहा है कि एक्चुअली किसान कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जो हमारे किसान हैं, आपने देखा होगा यूपी में कहीं विरोध नहीं है, महाराष्ट्र में विरोध नहीं, तमिलनाडु में विरोध नहीं है, थोड़े विरोध पंजाब हरियाणा में हैं, लेकिन हमारा मानना है कोई एक्चुअल किसान विरोध नहीं कर रहा है। ये आप पक्का जान ले, कोई उसके पीछे जो हमारे वो व्यापारी थे, दलाल थे, वो पीछे से लकड़ी लगा रखे हैं, इसलिए विरोध हो रहा है। इसका एक्चुअल कहीं नहीं विरोध हो रहा है, क्योंकि अब हमके एक तो हम बंदिश में थे, अब हमारा पूरे खुले बाजार में गए, तो हमारा इसमें नुकसान। और फिर सरकार ने देखिए कितना बढ़िया काम किया, हमारे मंडी के भी रास्ता खुले हैं, कहाँ मंडी बंद है। और जो विरोध है कर रहे हैं एमएसपी, देखो अभी सरकार पंजाब में खरीदने जा रही, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 1 तारीख से पूर्वी उत्तर प्रदेश कांटे लगने जा रहे हैं धान के, हैं तो क्यों विरोध है? आप देखिए शायद दिक्कत क्या है हमसे, इसमें क्यों विरोध, हमें समझ में बातें नहीं आ रही। सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी हम जारी रखेंगे, हम मंडी जारी रखेंगे। आज भी मंडी में केला बिक रहा है 900 रुपया कुंटल हमारे खेत से गया, तो आप जहाँ चाहें तहाँ बेचें, हमारे बहुत सारे रास्ते हो गए। अब हमारा पूरा विकास किसान का खुल गया, किसान का विकास आज से शुरू हो गया। बिल्कुल, जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके अपने कोई कारण हो सकते हैं। जी बिल्कुल, किसान खुश है इससे। रामचरण जी चूंकि बड़े किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं और इनको पद्मश्री अवार्ड मिला, जाहिर है कि आज की स्थिति में बड़े, कभी 5 एकड़ से शुरू किया था, 5 लेकिन अब 50 एकड़ में खेती करते हैं। नहीं सुनिए जी, नहीं इस समय तो हम 300 एकड़ का दायरा कर दिया, 300 एकड़ कर दिया। 50,000 किसान हमारे फॉलोअर हैं, कम से कम 1 लाख किसान हमारे खेती को देखने आते हैं। टिश्यू कल्चर, आपका टिश्यू कल्चर केला है। जी नहीं, इसमें जो है ये बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। और छोटे किसानों को, जो हमारे खास तौर के छोटे किसान थे, उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला, बहुत बड़ा लाभ होने वाला। कृषि क्षेत्र में अजय जी स्टार्टअप की संभावनाएं सरकार तलाश रही है कि जो सीधे माल जाता है वो स्टार्टअप के थ्रू कुछ और चीज़ों में चेंज होके जाए। उसके लिए पीओ की भी बात हो रही है कि किसान उत्पादक संगठन बनाए जाए, सहकारी समितियों से वो संभावनाएं नहीं जागृत हो पाई जो बनना चाहिए। तो ये क्या स्टार्टअप की संभावनाएं कितनी दिखती हैं आपको? देखिए, मुझे स्टार्टअप की संभावनाएं अपार दिखाई देती हैं, और उसकी वजह ये है कि अभी तक जब हम बात करते थे कृषि की, तो कृषि में क्या होता है, सारा वो जो है कमोडिटी की तरह से हम प्रोड्यूस करते थे। ज़्यादातर लोग जो हैं वो गेहूं है, चावल है, चना है, ये उन्होंने प्रोड्यूस किया और ले गए मंडी में और बेच दिया। लेकिन जिस तरीके से नई स्कीम्स आई हैं, जिस तरीके से प्रमोशन किया गया है, जैसे इस वक्त 1 लाख करोड़ रुपए का जो कृषि के अंदर एक एलोकेशन किया गया है, उसके अंदर 10,000 करोड़ जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस के ऊपर ही किया गया है और क्लस्टर प्रोडक्शन के ऊपर उसके अंदर ध्यान दिया गया है। तो 10,000 करोड़ में अगर क्लस्टर प्रोडक्शन हो रहा है, इसके माने हम एक जगह के ऊपर एक ही प्रकार का प्रोडक्शन और प्रोड्यूस करने की संभावनाएं रखेंगे। और जब हम माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात कर रहे हैं, इसके मतलब ये है कि जो भी कृषि प्रोडक्शन हो रहा है, वो कृषि उत्पाद हम बजाय इसके कि सीधे सीधे मंडी में ले जाएं, हम उसको प्रोसेस करके ले जाएं। एक बड़ा छोटा सा इसके अंदर हमारे सामने एग्जाम्पल आता है। आज शायद टमाटर जो है वो हमारे पास जब हम खरीदने जाते हैं तो हमें 60 से 80 रुपए किलो मिल रहा है, लेकिन अगर इसी में हमारा जो है प्रोसेस्ड टमाटर आने लग जाए, क्योंकि आखिर में आधे से ज्यादा टमाटर का जो रिक्वायरमेंट है, जो घर पे जरूरत है, वो उसकी प्योरी की तरह से हम उसको पीस के यूज करते हैं, तो वो अगर रख सकते हैं, हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये देखिए, ये जब आपने बात करी कि वो प्रोडक्शन की क्या संभावना है, तो ये सारी प्रोडक्शन की संभावनाएं आती हैं। फिर हम आ गए इसके बाद, अभी मत्स्य का जो हमारा उत्पादन है वो भी बहुत कम है, तो अगले 5 सालों में इसके ऊपर जो है 20,000 करोड़ रुपए का जो है वो सम एलोकेट किया गया है, और इसके अंदर 70,000 टन मछली का एडिशन इसके ऊपर जो है वो ध्यान दिया जा रहा है। मत्स्य की भी जो जरूरत है वो ज्यादा है, डिमांड भी है, डिमांड बहुत ज्यादा। हाँ, तो अब देखिए एक एक करके इसमें है।
इसके अलावा बैकएंड पे आप देखिए तो इसमें वैक्सीनेशन की भी बात है। जो हमारी एनिमल हस्बेंड्री है उसमें हमने 100% एनिमल हस्बेंड्री पे वैक्सीनेशन की बात करी है और उसमें 13,000 चलिए करोड़ हम रुपए अभी ये जी। बात करेंगे, हमारा स्टार्टअप पर फोकस था आपसे। हम अभी कृषि पर आगे चर्चा कर रहे हैं। तो जो रामशरण जी, कृषि का जो चक्र टूटा था जिसकी बात अभी कह रहे थे कि 20,000 करोड़ मत्स्य और पशुपालन दोनों पे है। जी जो 20,000 करोड़ रुपए का निवेश है जी, जी, सरकार का, जी, तो जी। जो पशुपालन का चक्र टूट गया था, जी, जी, जी। लागत बढ़ रही, उर्वरक, खाद, पेस्टिसाइड, तो क्या पशुपालन का चक्र जो शुरू करेगी सरकार, तो क्या इसका फायदा किसानों को मिलेगा? नहीं, बिल्कुल फायदा होने वाला है। अब देखो, सरकार किसानों को पशुपालन की भी केसीसी देने जा रही है। तो किसान देखो, जो पशु हैं, हमारे जो पशु हैं, तो पशु से हमको गोबर मिलेगा, हरी गोबर की खाद मिलेगी। या तो खाद हम खेती में डालेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा, उससे हमको दूध मिलेगा, तो दूध से हमको आमदनी भी होगी, हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मतलब 2-3 तरीके से इसके फायदे हैं। गोबर का कोई विकल्प नहीं है। आप समझिए, हम करीब 8 से 10 लाख रुपए, हमारे पास गोबर इतना नहीं है, इतनी बड़ी कल्टीवेशन का गोबर 8 से 10 लाख रुपए हम गोबर जिस खेत में डालते हैं, प्रोडक्शन दूना होता है। और सुनिए, जो हमारी गोबर डालेंगे तो हमारी रासायनिक खाद बचेगी, रासायनिक खाद बचेगी तो हमारी जमीन नहीं खराब होगी। यह सरकार का बहुत बढ़िया कदम है। हम तो ये कहेंगे सरकार को कंपलसरी करना चाहिए कि जिन किसान के पास 1 से 2 एकड़ जमीन है उनको अनिवार्य है पशुपालन करना। ये नहीं पालेंगे तो हम उनको सरकारी योजनाएं से वंचित रखेंगे। ये है जी। तो पशुपालन, जो पशु नहीं है, पशु भी एक एग्रीकल्चर का एक महत्वपूर्ण अंग है। हमारे बगैर खेती के हमारे पशु के एग्रीकल्चर पूरी नहीं होती है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हाँ जी, जी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो ये हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम बताओ कि किसान आपकी बात ज्यादा समझेगा। और दूसरी बात ये है, जो हमारे सरकार ने इसमें शामिल किया है पशु के लिए, मत्स्य के लिए, और हम गाँवों में ये कोल्ड स्टोर बनाएं, कोल्ड चैन बनाएं। तो ये जो बनेंगे, सरकार इसके लिए एफपीओ को तमाम पैसा देने जा रही है। इससे गांव में रोजगार होंगे और गांव में खुशहाली आएगी, जिसको जो आप बता रहे हैं ग्रामीण गांव के भारत में हैं, एक खुशहाली आए और गांव की पूरी तस्वीर बदलेगी। और जो हमारे किसान भाई हैं, ये पशुपालन के साथ, देखो, यदि किसी किसान के पास 4 एकड़ जमीन है तो उसको पशुपालन भी करना चाहिए, गेहूं चावल की भी खेती करना चाहिए, सब्जी एवं फल की भी खेती करना चाहिए। और अपने लिए भी, अपने लिए भी और व्यावसायिक दृष्टि से व्यवसाय के लिए भी। यदि हमारे थोड़े बड़े किसान हैं तो उनको खेत के चारों तरफ या थोड़ा बहुत जंगल भी लगाना चाहिए। ये हमारी डाइवर्सिफिकेशन है। इससे भी हमारे गांव का विकास होगा, ग्रामीण भारत एक प्रगति की तरफ बढ़ेगा जी। बिल्कुल, ग्रामीण भारत बढ़ेगा। और तमाम और चीज़ों के लिए भी सरकार ने इसमें जो आपूर्ति चेन की बात हो रही कि जो आपका सामान है वो कैसे बिके, बाजार कैसे मिले, कृषि उद्यमियों को स्टार्टअप की योजना जिसकी बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे उद्योग लगाएं कि सीधे गेहूं नहीं बेचा जा सकता, उसकी दलिया बना के बेची जा सकती है, धान नहीं बेचा जा सकता, चावल बना के बेचा जाए। तो इस तरीके की योजनाएं हैं कि मैक्सिमम फायदा किसानों को मिले, ये प्रयास किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण को लेकर पहले भी सरकारों ने, पिछली सरकारों ने भी बहुत बातें की हैं, लेकिन ये जमीन पर उतरने का समय है। आपको लगता है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में देश आगे बढ़ेगा अजय जी? बिल्कुल बढ़ेगा। देखिए, अभी जैसे हम इसके पहले ही बात कर रहे हैं, चारों तरफ से जो टोटल एलोकेशन अब सिर्फ जो है वो जो कृषि है उसका उत्पादन बढ़ाने पे नहीं हो रहा है, हम उसके अगले लेवल तक आगे जा चुके हैं। हमारे पास इस लेवल तक बात आ गई है कि हम सीधे सीधे जो है वो प्रोड्यूस जो है उस फॉर्म में लेकर के आए जिस तरीके से उसको हमको यूज करना है। अब कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्शन पे नहीं रह गया, हम उसको बोलते हैं फार्म टू प्लेट। मतलब हमने जो है यहाँ के ऊपर प्रोडक्शन किया और प्रोडक्शन के बाद उस हद तक लेकर के जाएं जिससे आदमी उसको खा सकता है। फार्म टू प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को हम लेकर के चलते हैं तो उसमें आपकी जो बात है वो संपूर्णता उसमें आती है। हम जो खाद्य प्रसंस्करण की बात करते हैं वो उसी के अंदर आती है। हम किस प्रकार इन चीजों को देखें जिससे ये सब हो सके। हर्बल खेती की बात सरकार कर रही, जैविक खेती की बात सरकार कर रही है कि इस तरीके की खेती की जाए कि लागत कम हो
और किसानों को लाभ ज्यादा मिले। जी जी तो क्या इस तरफ भी किसानों को जो खाद उर्वरक फेंक आते थे कि भाई उपज ज्यादा चाहिए, जी जी लेकिन कई किसान हमने देखा है कि जैविक खेती कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं और उनकी लागत कम हो रही है और जो उनका बाजार है वो बहुत अच्छा है, वो दुगने नहीं, रेट पर बेच रहे हैं। तो जो क्या इस तरफ जैव- किसान बढ़ रहा है? नहीं, जो जैविक खेती है, हर्बल खेती है, अब किसानों का रुझान तो एक तरफ जरूर बढ़ रहा है कि हम कैसे कम खाद करें। हम्म, धीरे धीरे किसान जो है खाद कम कर रहा है हम्म, और किसान का अपना हर्बल खेती जैसे मेंथा की खेती है, पामारोजा की खेती है, लेमन ग्रास की खेती है। अब बहुत सारे किसान इसको कर रहे हैं। बाराबंकी जिले में रामपुर है, मुरादाबाद है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे बहुत अच्छी जगह है, बिल्कुल। अश्वगंधा की खेती है, लेमन ग्रास है, एक खस की खेती है। खस की खेती आप एक ये मानिए कि उसको आप लगा दीजिए हाँ, बस और केवल भूल पानी, जाइए। हाँ, पानी मिलता रहेगा। और सुनिए उसका आयल जो है वो 1 एकड़ में आप ये समझिए 12 किलो आयल निकल रहा है। हाँ। आज उसकी कीमत करीब 16,000 रुपया है। तो उससे हमारी जमीन भी बढ़िया उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और हमको उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। तो अब किसान ऐसा नहीं है कि वही परंपरागत खेती की तरफ है, अब उनका रुझान हर्बल खेती की तरफ है, जैविक खेती की तरफ है। बहुत लोग ये फसल चक्र अपना रहे हैं, खेत के अवशेष उसी में सड़ा रहे हैं। सरकार ने देखो बराबर ये प्रयास किए हैं, बहुत सारे सीटू के तहत यंत्र सरकार फ्री दे रही है कि आप पुआली न जलाएं। हम किसान भाइयों से अपने अपील करना चाहते हैं कि जो पुआल है, जितने भी अवशेष हैं, ये खेत में उनको हम डालेंगे, सड़ाएंगे और तो उससे हमारी जो है कार्बनिक तत्व बढ़ेंगे और खेती को ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। तो बराबर किसान और जो हमारे किसान भाई जैविक खेती कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी की हो, चाहे फल की हो, या हमारे गेहूं धान के हैं, जैसे आपके बुंदेलखंड के किसान, बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं बांदा साइड के, वो जैविक खेती कर रहे हैं, तो उनको लाभ मिल रहा है। ऐसा नहीं अब हमारा किसान वो परंपरागत वाली नहीं रहा, बराबर किसान नई की तरफ खोज बढ़ रहा है। और अच्छी बात यह है कि सरकार भी उस कदम में उनका सहयोग दे रही है। जी। जैविक खेती और ऑर्गेनिक खेती जो लोग कर रहे हैं, जिसकी बात बांदा की कर रहे थे, हालांकि कई अन्य क्षेत्रों में भी लोग कर रहे हैं, आपकी लागत कम हो जाती है और आय बढ़ जाती है। क्योंकि अगर 20 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, तो हम अभी उस दिन बात कर रहे थे जिनकी स्टोरी हमने दिखाई है कि 35 रुपए किलो गेहूं बेचते हैं वो, इसलिए कि उसमें कोई उर्वरक नहीं है। तो क्या कितना फायदा है, किसान जो कार्यक्रम देख रहे हैं वो समझें कि केवल उर्वरक पर न जाए कि यूरिया डीएपी डालेंगे उसी से सब कुछ होगा, ये ना सोचें और बेहतर तरीके से खेती करने का प्रयास करें। आलू, प्याज, दलहन, तिलहन, इसके स्टॉक को बढ़ाने पर कि स्टॉक बढ़ा सकते हैं, कहीं भी बेच सकते हैं। पहले था कि इसका स्टॉक आप नहीं रख सकते हो जी। तो ये किसानों को अजय जी इसका भी फायदा मिलेगा। इसका तो फायदा निरंतर मिलेगा ही। अभी तक किसान जिस चीज से परेशान है वो शायद इसी से परेशान है कि वो जब मार्केट में जाता है तो उसको मार्केट एक लिमिटेड लगता है, उसको लगता है कि उसको यहाँ के ऊपर पूरा पैसा नहीं मिल पा रहा है। और शायद किसान को जानता भी है, वहाँ का आड़तिया भी जानता है और वहाँ का ब्रोकर भी जानता है, तो वो जानता है कि शायद ये कितना यहाँ के ऊपर कर सकता है, कितनी दूर से आ सकता है। लेकिन अगर हमने स्टॉक रख लिया तो जिस वक्त कमी हो रही है उस स्टॉक की, वो हम ज्यादा अच्छे दामों पे बेच सकते हैं। दूसरा, अब तो मार्केट्स ओपन भी हो गए हैं, तो मार्केट्स ओपन हो गए तो जिस भी मंडी में चाहे हम उस मंडी में बेच सकते हैं। तो दोनों तरह से फायदा मिलेगा। और प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, वो जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, वो तीसरा फायदा है इसी के अंदर। हम बेच सकते हैं और प्रोसेस्ड अगर हमारे पास रखा हुआ है तब हम उसमें और भी ज्यादा उत्पाद का जो है फायदा ले सकते हैं। इस वक्त आलू जिस दाम पे बिक रहा है जी। इस प्रकार से आलू के दाम शायद कभी इतने ऊंचे हुए ही नहीं। वजह शायद उसकी यही है कि हम आलू को जो है कहीं के ऊपर उसका भंडारण नहीं कर सके। अगर हमारे पास भंडारण होता उस आलू का, ज्यादा आलू हमारे पास होता, तो हम आराम से उसके दाम जो है वो बराबर रख सकते थे, कम रख सकते थे। एक सवाल छोटा सा जल्दी से कर लेते हैं। किसानों को जोखिम से बचाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं रखी कि जोखिम ना हो, किसान कहने लगे खतरा है, उसके लिए तमाम योजनाएं चलाई कि इंश्योरेंस हो जाए, ये हो जाए, और तमाम सुविधाएं भी दी। क्या इसमें किसान लाभ पा रहा उसका? नहीं, किसान अब बराबर, अब किसान भी जागरूक हो गया है। किसान बैंक के थ्रू या जिन किसान भाइयों ने बीमा करा रखा है ना,
तो उनका बैंक से, और किसान अब जोखिम का लाभ पा रहा है, लेकिन थोड़ा इसको जागरूक करने की और ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा प्रचार करने की ज़रूरत है कि इसका बीमा और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों को किया जाए और किसान भाइयों को इसकी जानकारी का पूरा लाभ पहुंचाया पूरा जाए। लाभ मिले। जी। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत आभार रामचरण जी आपका नमस्कार। कि बाराबंकी से हमारे साथ आए यहाँ जुड़ने के लिए। अजय जी आपका भी। नमस्कार। जो लोग इस चर्चा को देख रहे थे वो ये मान के चले कि जो भी योजनाएं हैं उनको समझे। रामचरण जी भी यही बात कर रहे हैं। किसानों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी योजना है, उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं। बड़ा बजट किसानों के लिए है, गांव के लिए है, और इसका उपभोग करें, इसका फायदा उठाएं और कृषि को बेहतर करें। इस कार्यक्रम को ही विराम देते हैं। नमस्कार।